नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस अकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। इसी बेहतर तैयारी में मेरा भी प्रयास है कि मैं प्रतिदिन समय समय पर आपके लिए जो अध्यायवार प्रश्न हैं उनको लेकर चल रही हूँ, और ये जो प्रश्न हैं इनके साथ में जो व्याख्या है वो आपके रिवीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेज पसंद है, तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्लासों को शेयर करते रहिए। इसी के साथ में जो भी बच्चे डीएस एकेडमी पर डीएस एकेडमी के साथ में टीजीटी और पीजीटी हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं नाम मात्र शुल्क के साथ में, वो 9568802463 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ जो तैयारी है वो सरल रूप में और बेसिक तरह से आपको कराई जाती है। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और जो मूल किताबें हैं उनको पढ़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ में डीएस एकेडमी का हिंदी प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। ये 50 टेस्ट पेपर, प्रति टेस्ट पेपर में 125 प्रश्न हैं और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, यानी कि इसमें प्रति एक टॉपिक को छुआ जाता है। 50 टेस्ट पेपरों की अगर हम बात करें तो कुल प्रश्नों की संख्या 6250 है, और जब आप इसको पढ़ते हैं, इसको जब आप सॉल्व करते हैं एक एक टेस्ट पेपर को, तो एक टेस्ट पेपर में जो 125 प्रश्न है ये आपको कम से कम भी नहीं तो 200, 250 या 300 से भी ऊपर आपकी तैयारी को बेहतर कराते हैं। तो और 50 टेस्ट पेपर का मतलब है कि आप 2 महीने आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपने ये 50 टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं तो फिर आप परीक्षा के पैटर्न से पूर्ण रूप से रूबरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बाजार से कोई प्रैक्टिस सेट उठाया सरल पेपर, और पेपर में जाके आप देखते हो कि पेपर का स्तर बहुत कठिन आपको लगता है। इसीलिए अगर आपको डेमो टेस्ट पेपर देखना है या सोल्व करना है तो नाम मात्र शुल्क है, बहुत ज़्यादा इसका भी टेस्ट पेपर का भी शुल्क नहीं है। तो आप 9568802463 पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके डेमो टेस्ट पेपर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा कि पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है। आपको बताना है जो पद्मावत में राजा रतन सेन है वो किसका प्रतीक है। मन का, बुद्धि का, अहंकार का या हृदय का। अगर बात करें तो जो रत्न सेन है पद्मावत में वो मन का प्रतीक है। अब अगर यहीं पे बात करें तो एक आता है 14 भुवन, ये कौन है, तो ये मानव पिंड है। वहीं पे अगर बात करें चित्तौड़ तो ये शरीर का प्रतीक है। रतन सेन मन का हो गया है। सिंहलदीप हृदय का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि यानी कि परमात्मा का प्रतीक है। हीरामन तोता है वो गुरु का प्रतीक है, और जो नागमती है वो भोग विलास यानी कि संसार का प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है। आपको बताना है कि जायसी का जो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है कौन सा है। मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, परमाल रासो। आपको ज्ञात है कि जायसी का प्रबंध काव्य कौन सा है, पद्मावत। 57 खंड हैं इसमें, और उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा का इनका प्रिय अलंकार है जायसी जी का, उसका वो किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार हैं। आपको बताना है इंद्रावती के रचनाकार कौन है। जायसी, काशिम शाह, मंजन, नूर मोहम्मद। तो इंद्रावती के जो रचनाकार हैं वो नूर मोहम्मद हैं। और इंद्रावती में कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, और इसी इंद्रावती से शुक्ल जी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की जो है समाप्ति मानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जायसी किस धारा के कवि हैं। आपको बताना है कि जायसी जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी वो किस धारा के कवि हैं। ज्ञानमार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा या रासक काव्यधारा। तो इसमें प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं, बी विकल्प आपका इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है। आपको बताना है जायसी की कौन सी रचना नहीं है। आखिरी कलाम,
अखरावट, पद्मावत, चित्रावली। तो आप सभी को ज्ञात है कौन सी रचना नहीं है? चित्रावली नहीं है। चित्रावली किसकी है? तो चित्रावली आपके उस्मान की रचना है, सूफी कवि उस्मान की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? आपको बताना है पद्मावत जो रचना है किसकी है? जायसी की। कब की है ये आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, कब की है जायसी की पद्मावत। और इसको समासोक्ति किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त या राम कुमार वर्मा। तो पद्मावत को समासोक्ति कहने वाले कौन हैं? तो वो हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी ने समासोक्ति काव्य कहा है। वहीं पे एक हैं आपके डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, इन्होंने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? आपको बताना है जो सूफी प्रेमाख्यानक रचनाएं हैं उनकी भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। देखिए खड़ी बोली वैसे ही कट कर देते हैं, बुंदेली नहीं होगा। ब्रज क्योंकि कृष्ण काव्य से संबंधित और रीतिकाल से संबंधित है, और इसमें क्या बचा? अवधी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे इन चारों में से एक विकल्प सही है। क्या कि जायस गोत्र में पैदा हुए थे इसलिए जायसी कहा गया है जायसी को, या जायस मत के मानने वाले थे इसलिए जायसी कहा गया है, या जायस नामक स्थान के निवासी थे इसलिए जायस कहा गया है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो महत्वपूर्ण है ये, जायसी को, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा गया है? क्योंकि जायस नामक स्थान अमेठी के पास में, जायस नामक स्थान के ये निवासी थे रायबरेली के पास में, इसीलिए इनको जायसी कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है, यह कथन किस आलोचक ने कहा है? किसने कहा है कि जायसी के श्रृंगार में, जो श्रृंगार रस का उन्होंने वर्णन किया है उसमें मानसिक जो पक्ष है वो उसकी प्रधानता है, जो शारीरिक पक्ष है, जो शरीर की बनावट है वो गौण है। ये कथन किस आलोचक ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, विजयदेव नारायण शाही, राम पूजन या श्याम मनोहर पांडे। इसमें जो सही विकल्प रहेगा आपका वो रहेगा ए विकल्प, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन कहा है। और जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, ये आपको ज्ञात हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। आपको बताना है कि पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? साधक की, शैतान की, परम सत्ता की या प्रकृति की? तो पद्मिनी किसका प्रतीक है? पद्मिनी जो है पद्मावत में वो परम सत्ता की प्रतीक है। 1540 का पद्मावत प्रेमाख्यान में 57 खंड है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध 2 भागों में है। पूर्वार्ध जो है वो काल्पनिक है, उत्तरार्ध इसका ऐतिहासिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि साधना की 4 अवस्था, साधना की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। शरीयत, या इसको कर लीजिए आप, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। ये जो साधना की 4 अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, इनका संबंध किससे है? ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से या रीति मुक्त काव्य से? तो ये जो 4 साधनाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, इनका, साधना की 4 अवस्थाओं का संबंध किससे है? तो सूफी साधना से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, जायसीकृत पद्मावत है। विकल्पों के अनुसार फिर से आपको देखना होगा, पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य या चंपू काव्य। तीसरी बार प्रश्न बना है पद्मावत से, और तीसरी बार भी प्रश्न जो है अलग बना है। तो पद्मावत क्या है विकल्प के अनुसार? तो ना पुराण काव्य है, ना धर्म काव्य है, ना चंपू काव्य है, ये एक रूपक काव्य है, प्रबंधात्मक रूपक काव्य है। चलिए, और रूपक प्रतीकात्मक या प्रबंधात्मक रूपक काव्य इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? आपको बताना है कि शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान परंपरा, काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? मंझन को, जायसी को, मुल्ला दाऊद को, कुतुबन को। तो शुक्ल जी ने जो प्रेमाख्यान परंपरा का
पहला कवि माना है वो कुतुबन को माना है। यानी कि रामचंद्र जी ने कितने मृग देखे थे वन में, कुतुबन की रचना है, तो एक मृग देखा था, है ना। थोड़ा सा इस तरह आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति जायसी की है? आपको बताना है इन चारों रचनाओं में कौन सी जायसी की रचना है। मधुमालती, मृगावती, अनुराग भासुरी, कन्हावत। तो अगर बात करें तो जायसी की जो रचना है वो कन्हावत है। मधुमालती किसकी है? अगर बात करें तो मंझन की है। मृगावती कुतुबन की है। कितने मृग देखे थे? एक मृग देखा था। अनुराग बांसुरी किसकी है? तो नूर मोहम्मद की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य है। आपको बताना है सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है। प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। तो सूफी काव्य का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो प्रेम निरूपण करना है। सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम के माध्यम से ईश्वर की जो प्राप्ति होती है उस मार्ग को खोजना है, उसको प्रशस्त करना है। और इसमें स्त्री को परमात्मा और पुरुष को आत्मा के रूप में जो है माना गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? आपको बताना है प्रेम चिंगारी किसकी रचना है। शेख निसार, शेख नबी, इब्न निशाती या अली शाह। तो प्रेम चिंगारी जो रचना है वो अली शाह की कृति है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? आपको बताना है कि जायसी की कौन सी रचना है जिसमें उन्होंने कयामत का वर्णन किया है। मसलनामा, अखरावट, आखिरी कलाम या कहरनामा। तो जायसी ने अपनी जो काव्य कृति है कौन सी? तो वो है आखिरी कलाम। इसमें कयामत का वर्णन किया है। अखरावट की बात करें तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी जो है सिद्धांत संबंधी तत्व से भरी चौपाइयाँ लिखी हैं। कहरनामा की अगर हम बात करेंगे तो आध्यात्मिक विवाह का वर्णन इसमें किया गया है, कहरवा शैली में लिखी गई है। वहीं पे मसलनामा की बात करेंगे तो ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन इसमें किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हुज्वेरी के अनुसार फना का अर्थ है। आपको बताना है कि हुज्वेरी के अनुसार फना का क्या अर्थ है। जीवात्मा के शरीर का नाश, या जीवात्मा का परमात्मा में विलय, या किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, या व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो वो है कि किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। ये जो है फना का अर्थ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? आपको बताना है सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान यानी कि काव्य रचना का नायक है। मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती, हंस जवाहिर। प्रश्न आपको कई बार बता दिया गया है। तो ये जो है चित्रावली, सुजान और चित्रावली का वर्णन किस में है? चित्रावली में। चित्रावली किसकी है? उस्मान की है। कब की है? तो 1613 ईस्वी की रचना है। दोहा चौपाई छंद में रची गई है। जो राजकुमार है सुजान वो नेपाल का है, और राजकुमारी जो चित्रावली है वो रूपनगर की रानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? आपको बताना है कौन सा कवि सूफी काव्यधारा का नहीं है। मुल्ला दाऊद, जायसी, नाभादास, कुतुबन। आप लोग सही पकड़ गए हैं। इसमें जो नाभादास हैं ये राम भक्ति काव्य के हैं, ना कि सूफी काव्यधारा के कवि हैं। भक्तमाल इनकी रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। यानी कि पद्मावत में जो अनुच्छेद हैं उनको क्या कहा गया है? सर्ग, कांड, खंड या अंक। तो पद्मावत में जो अनुच्छेद हैं वो 57 खंड हैं। 57 खंडों में है, यानी कि सी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है। आपको बताना है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन या सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है। तसव्वुफ, अहले हदीस, हनफी या अहमदिया। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है तसव्वुफ। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का जो मुख्य दर्शन है वो तसव्वुफ है। चलिए बढ़ते हैं
अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन हैं? तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचकों में कौन है? अगर बात करें तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही या नामवर सिंह। इसमें जो सही विकल्प है वो है सी, विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार किया है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं। आपको बताना है कि सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन या मंझन। तो सूफी काव्यधारा के पहले कवि अगर बात करें तो मुल्ला दाऊद माने जाते हैं और उनकी रचना चंदायन कब की है? तो 1379 की रचना है, ये माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? आपको बताना है किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सबसे अधिक हुई है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अग्रदास, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है ए विकल्प। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सबसे अधिक हुई है। तो ये थे आज के सेशन के 25 प्रश्न। बताइएगा आपके 25 प्रश्नों में कितने हुए हैं? कमेंट में आप कमेंट सेशन में कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपके प्रश्नों का स्तर कितना चल रहा है और मुझे प्रश्नों का स्तर बढ़ाना है या थोड़ा सा लेवल घटाना है। तो अभी की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।